हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है उत्कृष्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, विशेषकर यूट्यूब लाइव पर। दोस्तों, आप सभी के लिए हमने एक बहुत बड़ा कोर्स जो शुरू किया है, उत्तराखंड यूके SSSC की तैयारी करने वाले जितने भी दोस्तों छात्र हैं, आप सभी के लिए एक हमने बहुत बड़ा कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें दोस्तों आप पीछे देख पा रहे होंगे 100 प्रैक्टिस सेट हैं। और ये दोस्तों 100 प्रैक्टिस सेट जो हमारे आने वाली परीक्षाएं हैं यूके SSSC की, उनका जो लेटेस्ट पाठ्यक्रम है दोस्तों उस पर आधारित है। 100 प्रैक्टिस सेट का मतलब है दोस्तों 10,000 क्वेश्चन। एक प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चन होते हैं, यानी 100 प्रैक्टिस सेट में दोस्तों हमारे हो जाते हैं 10,000 क्वेश्चन। और ये सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों यूके SSSC का जो हमारा नवीनतम पाठ्यक्रम है उस पर आधारित हैं। और स्नातक स्तरीय दोस्तों जो भी एग्जाम है उनका पाठ्यक्रम आप सभी को पता होगा, जिसमें 20 क्वेश्चन दोस्तों हिंदी से आते हैं, 40 क्वेश्चन आपके आते हैं उत्तराखंड विषय से, और 40 क्वेश्चन दोस्तों हमारे जो बचते हैं वो आते हैं सामान्य अध्ययन से। यानी इन 10,000 क्वेश्चन में दोस्तों लगभग आपके 2,000 क्वेश्चन दोस्तों हिंदी से, 4,000 क्वेश्चन उत्तराखंड से, और 4,000 जो बचे हुए क्वेश्चन है दोस्तों वो सामान्य अध्ययन से आएंगे। यानी इतने प्रश्न हैं, और दोस्तों इनकी जो हम व्याख्या कराएंगे, इनकी व्याख्या कराते हुए दोस्तों इनके दुगने लगभग प्रश्न आप लोग इनको आप अपनी तैयारी में शामिल कर लेंगे। तो दोस्तों इसमें जो हमने ये चलाया था कोर्स, इसमें बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया भी है। आपने हमारे मोबाइल नंबरों पर दोस्तों नाम और मोबाइल नंबर भेजकर रजिस्ट्रेशन करवाए भी है, और जिन्होंने भी दोस्तों रजिस्ट्रेशन करवाया था उनको हमने डेमो प्रैक्टिस सेट भेज दिया है। और उसी डेमो प्रैक्टिस सेट की दोस्तों जो आंसर की है उसको मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूं। और जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है दोस्तों, वो लोग इन नंबर जो यहां पर नंबर दिए गए हैं पीछे, इन नंबरों पर दोस्तों आप अपना नाम और मोबाइल नंबर भेजकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और जैसे ही दोस्तों आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो वैसे ही दोस्तों व्हाट्सएप पर आप सभी को हमारी ओर से रिस्पॉन्स आ जाएगा, और आपको डेमो प्रैक्टिस सेट भी भेज दिया जाएगा। और दोस्तों डेमो आंसर की यहां पर चल ही रही है। तो जिन लोगों ने भी अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो लोग दोस्तों यहां पर जो नंबर दिए गए हैं, इन नंबरों पर रजिस्ट्रेशन करवाकर अपना दोस्तों सीट पक्की करा सकते हैं। बाकी जो प्रोसेस है, ये तो दोस्तों हमने डेमो पेपर आपको भेजा था आज, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था, ये दोस्तों उसकी डेमो आंसर की है, जिसकी व्याख्या अभी मैं करूंगा। इसके बाद दोस्तों जो भी लोग हमें पेमेंट कर देंगे, पेमेंट डिटेल के आधार पर, उनको 3 अगस्त से दोस्तों रोजाना सुबह 10 बजे आपको व्हाट्सएप के माध्यम से PDF भेजी जाएगी। और उसी दिन दोस्तों 12 बजे, दिन के 12 बजे आप सभी को उत्कृष्ट एकेडमी के ऐप पर उसकी वीडियो की व्याख्या के माध्यम से दोस्तों एक वीडियो भी भेजी जाएगी, यानी उसकी उत्तर कुंजी भेजी जाएगी। और वो वीडियो दोस्तों उसका फायदा वही लोग उठा पाएंगे जो लोग दोस्तों हमारे इस कोर्स में इनरोल होते हैं या इसको खरीदते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार की कुछ हमारी योजना रहेगी। आपको रोजाना 10 बजे प्रैक्टिस सेट भेजा जाएगा PDF के माध्यम से व्हाट्सएप पर, और उसकी दोस्तों उत्तर जो कुंजी होती है, आंसर कुंजी होती है, वो आपको रोजाना 12 बजे दोस्तों ऐप पर मिलेगी। और उसका फायदा वही लोग उठा पाएंगे जो लोग इस कोर्स से जुड़ते हैं, यानी इस पर भुगतान करते हैं। बाकी दोस्तों बाकी जानकारी के लिए आप लोग हमारे यहाँ नंबर दिए गए हैं, इन नंबरों पर दोस्तों आप लोग मैसेज कर सकते हैं। बाकी चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। देखिए प्रश्नों की व्याख्या पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है हिंदी का, और हिंदी की दोस्तों भूमिका उत्तराखंड के जो पेपर होते हैं उसमें 20 नंबर की है वर्तमान पाठ्यक्रम के आधार पर। और इन 20 नंबर में दोस्तों हिंदी का जो व्याकरण है वो आपसे पूछा जाता है, जनसंचार आपसे पूछा जाएगा, और पत्राचार दोस्तों आपसे पूछा जाएगा, और दोस्तों जो साहित्यकार हैं 23 साहित्यकार हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो उसी आधार पर दोस्तों हमने ये पेपर बनाए हैं। तो चलते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको दोस्तों ये बताना है। शब्द भंडार आपके सिलेबस का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो इस पर आप लोग दोस्तों जबरदस्त तैयारी रखें। पर्यायवाची शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, विदेशज, जितने भी चीजें दोस्तों शब्द भंडार से आती हैं, शब्द, विलोम शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, इन चीजों पर दोस्तों आपकी विशेष कमांड होनी चाहिए। यहां पर देखिए आपको पूछा गया है कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुरभि। ये दोस्तों सुरभि है गाय का पर्यायवाची शब्द, तो हमारा ऑप्शन डी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए दूसरा क्वेश्चन है, गुडाकेश में संधि है। दोस्तों एक शब्द है गुडाकेश, आपको दिख रहा होगा, इसमें आपको संधि बतानी है, दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि और यण संधि। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, गुण संधि दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसकी विच्छेद करेंगे तो दोस्तों इसका विच्छेद होगा गुडाका धन ईश,
गुडाका धन ईस दोस्तों इसका विच्छेद होगा। अब यहां पर देखिए आ है और आ के बाद ई है, तो आ के बाद ई बराबर दोस्तों बनता है ए। तो इस प्रकार से हमारी संधि हो जाएगी गुण संधि, और गुडाकेश दोस्तों कहा जाता है अर्जुन को। अगला देखिए तीसरा क्वेश्चन, पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता कौन है? दोस्तों एक काव्य कृति है पंचवटी प्रसंग। इसके दोस्तों आपको रचयिता बताने हैं मैथिली शरण गुप्त, निराला, जयशंकर प्रसाद या रामानंद। तो इसका दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी। निराला की दोस्तों ये काव्य उनकी कृति है, तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, चांद पत्रिका का संबंध किस साहित्यकार से है? किससे संबंधित है चांद पत्रिका? महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, और ऑप्शन डी है दोस्तों आपके सामने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा दोस्तों चांद पत्रिका के संपादक थी, और इन्होंने चांद पत्रिका के अंदर दोस्तों जो संपादकीय पेज होता है, उस पेज में जितने भी इन्होंने संपादकीय लिखे थे उनकी बाद में दोस्तों एक किताब के रूप में सामने लाया गया, और उसका नाम था दोस्तों श्रृंखला की कड़ियां। उस कृति का नाम था श्रृंखला की कड़ियां। और दोस्तों ये श्रृंखला की कड़ियां एक निबंध संग्रह है महादेवी वर्मा जी का। इस श्रृंखला की कड़ियां में दोस्तों वही संपादकीय शामिल किए गए हैं जो उन्होंने चांद पत्रिका में प्रकाशित किए थे। तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? हमारा महादेवी वर्मा। और ये महादेवी वर्मा दोस्तों छायावाद की प्रमुख कवयित्री रही है, 4 पिलर में से भी एक है, आप सभी को पता ही है। अगला देखिए पांचवा, लश्कर में ऊंट बदनाम लोकोक्ति का अर्थ है। इसका अर्थ देखिए दोस्तों, विकल्प क्या क्या है? अस्थायी वस्तु, प्रकृति विरुद्ध कार्य, दोष किसी का, बदनामी किसी की, और ऑप्शन डी है दोस्तों, बाहर से अच्छा अंदर से बुरा। आप लोग कमेंट भी कीजिए, आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। देखिए पांचवे का सही उत्तर दोस्तों क्या होगा? हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, दोष किसी का और बदनामी किसी की। दोस्तों इसके लिए लोकोक्ति यूज की जाती है लश्कर में, ऊंट बदनाम। अगला देखिए छठवां क्वेश्चन, किस विराम चिन्ह को हाइफन भी कहा जाता है? दोस्तों प्रश्न क्या है कि किस विराम चिन्ह को, हिंदी के जो विराम चिन्ह है उसे हाइफन भी कहा जाता है। हाइफन दोस्तों इसे अंग्रेजी में कहा जाता है, तो आप लोग बताइए, अर्ध विराम, अल्प विराम, पूर्ण विराम या योजक चिन्ह। तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, योजक चिन्ह को दोस्तों हाइफन भी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। सातवां क्वेश्चन देखिए, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जो अपेक्षित अर्थ प्रदान करता हो उसे क्या कहते हैं? यहां पर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछा गया है, जो शब्द होते हैं सार्थक शब्द, उनका जो सिस्टमैटिक ग्रुप है दोस्तों उसे क्या कहा जाएगा? जो अपने आप में एक अर्थ प्रकट करता हो, अपेक्षित अर्थ प्रकट करता हो। विकल्प में दोस्तों आपके पास है पद, वाक्यांश, वाक्य और शब्द। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, वाक्य। दोस्तों वाक्य कहा जाता है सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को, या जितने भी हमारे अर्थ प्रदान करने वाले शब्द हैं उनको यदि हम एक सिस्टमैटिक ढंग से लगा दें या व्यवस्थित रूप से इसको लगा दें दोस्तों, उसे ही कहा जाता है वाक्य। अगला देखिए आठवां क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, राम की तुलना में श्याम ज्यादा सुंदर है, वाक्य में रेखांकित पद आपको दोस्तों बताना है। तुलना दोस्तों यहां पर रेखांकित किया गया है, अंडरलाइन है। देखिए संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, अवधारणा बोधक या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर दोस्तों क्या होगा? तुलना में, ये दोस्तों हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, संबंध बोधक। क्योंकि दोस्तों ये राम और श्याम के बीच में संबंध बताने का कार्य कर रहा है, तो हमारा हो जाएगा संबंध बोधक। और ये संबंध बोधक दोस्तों हमारे अविकारी शब्द का ही एक भाग है। अविकारी शब्दों के दोस्तों मुख्यतः 4 भाग होते हैं, कहीं पर आपको 5 भाग भी मिलेंगे, उसमें अवधारणा बोधक भी या निपात भी कुछ लोग शामिल करते हैं। तो वैसे मुख्यतः दोस्तों 4 ही भाग हैं, और कहीं कहीं किताबों में दोस्तों अवधारणा बोधक या निपात भी शामिल किया गया है। तो इसमें से दोस्तों अवधारणा संबंध बोधक हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए पंत जी प्रमुख छायावादी कवि हैं, वाक्य में रेखांकित पद में संज्ञा का दोस्तों आपको परिवर्तन बताना है। यहां पर दोस्तों एक रेखांकित पद है पंत जी, आपको बताना है कि इसमें संज्ञा किस प्रकार से परिवर्तित हो रही है। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा, या ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर देखिए दोस्तों पंत जी की बात करें तो पंत जी क्या है? एक प्रकार की जातिवाचक संज्ञा है, एक प्रकार की क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, जाति का बोध करा रही है। लेकिन इस वाक्य में देखिए पंत जी प्रमुख छायावादी कवि हैं,
यानी इस पंत जी का प्रयोग दोस्तों किसके लिए हुआ है? सुमित्रानंदन पंत के लिए हुआ है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। पंत जी क्या है? एक प्रकार की जाति है, लेकिन इसका प्रयोग किसके लिए हुआ है? सुमित्रानंदन पंत के लिए हुआ है। और सुमित्रानंदन पंत दोस्तों क्या है? एक प्रकार की व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। तो यानी ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल दोस्तों सही हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा। 10वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से दोस्तों आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा अरबी शब्द है। तो दोस्तों शब्द भंडार से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन में भी लगातार कमांड बनाए रखिए। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा अरबी शब्द है? दुनिया, सरकार, स्टेशन या लाश। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, दुनिया। ये शब्द दोस्तों फारसी भाषा का शब्द है, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है और ये तुर्की भाषा का शब्द है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन की दोस्तों आप लोग लगातार तैयारी करते रहिए। 11वां क्वेश्चन देखिए, किसमें भाववाच्य का प्रयोग नहीं है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें बताइए, वाच्य भी आपके सिलेबस में है, आपको यह बताना है कि किसमें भाववाच्य का प्रयोग नहीं है। राम से सोया जाता है, बिल्कुल भाववाच्य है। श्याम से रोया जाता है, भाववाच्य है। अकर्मक क्रियाएं आती हैं दोस्तों भाववाच्य के अंदर। विधवा से हंसा भी नहीं जाता, भाववाच्य है। यहां देखिए, सीता से स्वेटर बुनी जाती है दोस्तों, ये हमारा क्या है? कर्मवाच्य है, क्योंकि यहां पर क्या है दोस्तों? हमारी सकर्मक क्रिया है और सकर्मक क्रिया दोस्तों कहां पर आती है? कर्मवाच्य में आती है। और दोस्तों ये हमारा हो जाएगा कर्मवाच्य। यहां पर देखिए ऊपर के तीनों वाक्य दोस्तों भाववाच्य के एग्जाम्पल हैं। अगला देखिए 12वां क्वेश्चन, रिवाई किस बोली का अन्य नाम है? दोस्तों आपको बताना है जो रिवाई है, रिवाई किस बोली का अन्य नाम है? हिंदी भाषा और उसकी दोस्तों बोलियां और उपभाषा दोस्तों आपके सिलेबस में है, यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार की क्वेश्चन की भी आप लोग लगातार दोस्तों आपको अभ्यास करना है। तो आपको बताना है रिवाई किस बोली का अन्य नाम है? तो दोस्तों का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बघेली। ये दोस्तों मध्य प्रदेश का जो बघेलखंड एरिया है, यानी रीवा के आसपास का क्षेत्र, वहां पर प्रचलित होने के कारण दोस्तों इसे रिवाई भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। 13वां क्वेश्चन देखिए, वधु का बहुवचन रूप क्या होगा? दोस्तों यहां देखिए वधु है, वधु तो एक वचन शब्द है, इसका दोस्तों आपको बहुवचन बताना है। तो क्या होगा? देखिए विकल्प ये है ए, बी, सी, डी। इनमें से आपको चुनाव करना है कि इनमें से इसका बहुवचन रूप कौन सा होगा। तो ऑप्शन ए दोस्तों हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने भी बड़े उकारांत वाले शब्द होते हैं, यानी जिनके अंत में दीर्घ उ आता है, यदि उनका बहुवचन बनाया जाए तो दोस्तों जो दीर्घ उ है वो ह्रस्व उ हो जाता है और बाद में ए जुड़ जाता है। तो वधु को इस प्रकार से लिखा जाता है, लेकिन बहुवचन बनाते हुए दोस्तों ये हो जाएगा, इसमें ह्रस्व उ हो जाएगा और ए की मात्रा दोस्तों यहां पर जोड़ देंगे तो वधुए हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन ए दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला देखिए 14वां क्वेश्चन, खग कुल कुलकुल सा बोल रहा है। मैं आपको दोस्तों अलंकार बताना है। पंक्ति आपको यहां पर दी गई है, खग कुल 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 सा बोल रहा है। मैं आपको दोस्तों अलंकार बताना है। विकल्प है यमक, उपमा, रूपक और अनुप्रास। यहां पर देखिए दोस्तों, जो खग है, खग का मतलब है पक्षी, कुल का मतलब दोस्तों होता है समूह, और ये जो बाद वाले कुलकुल दोस्तों है, इसका अर्थ है ये ध्वनि के अर्थ में, यानी सुंदर जो मनमोहक ध्वनि होती है उसके अर्थ में दोस्तों यहां पर इसका प्रयोग किया गया है। यानी आप देखिए यहां पर कुल शब्द की आवृत्ति एक से ज्यादा बार हुई है और दोस्तों कुल के अर्थ अलग अलग हैं। तो ये हमको किस अलंकार में दिखाई देता है? यमक अलंकार में दोस्तों इस प्रकार की चीज हमें दिखाई देती है, जहां पर एक शब्द की आवृत्ति एक से ज्यादा बार हो लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो, तो दोस्तों वहां पर होता है हमारा यमक अलंकार। तो ऑप्शन ए दोस्तों इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर कुल का अर्थ है समूह और कुल का अर्थ दोस्तों ध्वनि के अर्थ में यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों, यमक अलंकार। अगला क्वेश्चन देखिए, निरनुनासिक स्वर का अन्य नाम क्या है? दोस्तों हवा के नाक और मुंह से निकलने के आधार पर दोस्तों स्वरों के दो प्रकार होते हैं। एक तो हमारा होता है दोस्तों निरनुनासिक स्वर और दूसरे होते हैं अनुनासिक स्वर। और दोस्तों यहाँ पर निरनुनासिक स्वरों को ही कहा जाता है मौखिक स्वर, यानी हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और मौखिक स्वर या निरनुनासिक स्वर उन्हें कहा जाता है जिनके उच्चारण में दोस्तों जिनके उच्चारण में जो हमारी वायु होती है वो केवल मुख के द्वारा निकलती है, मुख के माध्यम से निकलती है या मुख द्वार के माध्यम से निकलती है दोस्तों, उन्हें कहा जाता है मौखिक स्वर। और जिनमें दोस्तों मुख और नाक दोनों से निकलती है उन्हें कहा जाता है अनुनासिक। अगला देखिए दोस्तों 16वां क्वेश्चन,
जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों जीभ की ऊंचाई या जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर, या इसी को दोस्तों कई बार पुस्तकों में इस प्रकार भी लिखा जाता है, मुख द्वार खुलने के आधार पर। मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मुख द्वार खुलने के आधार पर या जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर दोस्तों हमारे स्वर कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, विवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर, संवृत स्वर और अर्धविवृत स्वर। तो ऑप्शन सी दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 17वां देखिए, निम्नलिखित में हिंदी वेब पत्रकारिता की मुख्य समस्या क्या है? दोस्तों वेब पत्रकारिता उसे कहा जाता है जब हम पत्रकारिता को डिजिटल फॉर्म में ले आते हैं, तो उसे दोस्तों कहा जाता है, या नेट द्वारा जो पत्रकारिता की जाती है उसे वेब पत्रकारिता कहा जाता है। इसकी समस्या देखिए दोस्तों, विकल्प क्या क्या है? फॉन्ट की, कीबोर्ड के मानकीकरण की, यूनिकोड की कम लोकप्रियता की, या ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों हमारा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। हिंदी की जो दोस्तों वेब पत्रकारिता है उसमें ये सारी समस्याएं हैं। फॉन्ट की दोस्तों समस्या आती है, कीबोर्ड का मानकीकरण नहीं है उसकी समस्या आती है, और जो दोस्तों जो इंटरनेट की जो भाषा है दोस्तों, जिसे यूनिकोड भी कहा जाता है, उसकी दोस्तों कम लोकप्रियता है, तो वो भी दोस्तों वेब पत्रकारिता की मुख्य समस्या के अंदर शामिल की जाती है। 18वां क्वेश्चन देखिए, अर्धशासकीय पत्र के बारे में कौन सा विकल्प असत्य है? दोस्तों अर्धशासकीय पत्र को डेमी ऑफिशियल लेटर भी कहा जाता है और इसका प्रचलित नाम है दोस्तों डीओ। तो आपको इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डीओ किस पत्र का प्रचलित नाम है या ज्यादा लोकप्रिय नाम है? तो आपका आंसर दोस्तों क्या होगा? अर्धशासकीय पत्र या डेमी ऑफिशियल लेटर। देखिए इसमें से कौन सा विकल्प असत्य होगा? गोपनीय विषय वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है, दोस्तों बिल्कुल सही है। गोपनीय विषय वस्तु होने पर दोस्तों हम डीओ का प्रयोग करते हैं या अर्धशासकीय पत्र का प्रयोग करते हैं। उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है, बिल्कुल सही है। भाषा अनौपचारिक है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी दोस्तों प्रेषक का नाम दाईं ओर होता है, यह विकल्प दोस्तों हमारा गलत है। अर्धशासकीय पत्र में दोस्तों जो प्रेषक का नाम होता है वो बाईं ओर होता है, यहां पर दोस्तों प्रेषक का नाम लिखा जाता है और ये दोस्तों हमारा क्या है? बाईं ओर है, लेफ्ट साइड है। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, लेखक और उनके जीवन काल के संबंध में कौन सा विकल्प असुमेलित है? दोस्तों यहां पर कुछ लेखक दिए गए हैं, उनकी जन्म तिथि, जन्म वर्ष और दोस्तों उनका मृत्यु वर्ष दिया गया है, यानी उनका जीवन काल दिया गया है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प असत्य है। विकल्प ए देखते हैं, जयशंकर प्रसाद 1889 से 1937, बिल्कुल सही है, ये इनका जन्म वर्ष है, ये इनकी मृत्यु का वर्ष है। महादेवी वर्मा 1907 से 1987, दोस्तों बिल्कुल सही है। सुमित्रानंदन पंत 1900 से 1977, दोस्तों बिल्कुल सही है। प्रेमचंद्र 1880 से लेकर 1946, दोस्तों यहां पर 1946 नहीं होगा बल्कि 1936 होगा। तो दोस्तों हमारा विकल्प डी असुमेलित है। प्रेमचंद्र दोस्तों यहां पर क्या होगा? 1980 से लेकर 1936 में दोस्तों इनकी मृत्यु हुई थी, तो विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए 20वां क्वेश्चन, संचार प्रक्रिया में दोस्तों जो बाधाएं आती हैं, जितनी भी प्रकार की दोस्तों बाधाएं हैं, भौतिक बाधाएं हैं, यांत्रिक बाधाएं हैं या कोई अन्य बाधा हो, तो उसे क्या कहा जाता है? संचार की प्रक्रिया में दोस्तों मेनली 2 लोग होते हैं, एक तो होता है संचारक यानी सोर्स या स्रोत, और दूसरा होता है दोस्तों प्राप्तकर्ता या रिसीवर। उनके बीच में दोस्तों यदि संचार किया जाए, यदि संचारक से बात प्राप्तकर्ता तक न पहुंच पाए, तो उस प्रोसेस में दोस्तों जो भी बाधाएं आती हैं उसे क्या कहा जाता है, ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए है शोर, ऑप्शन बी है नॉइज, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है दोस्तों रुकावट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। दोस्तों उसे हिंदी में शोर कहा जाता है और इंग्लिश में दोस्तों उसे कहा जाता है नॉइज। अब दोस्तों चलते हैं सामान्य अध्ययन के प्रश्नों में। क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों है, राष्ट्रीय आवास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों एक चीज और ध्यान रखिए, जो आपको डेमो प्रैक्टिस सेट दिया गया है उसमें दोस्तों ये सामान्य अध्ययन वाला जो पार्ट है वो सबसे लास्ट में है। पहले हिंदी है, फिर उत्तराखंड है और दोस्तों उसके बाद सामान्य अध्ययन है। यहाँ पर दोस्तों इस वाली की में दोस्तों हमने सामान्य अध्ययन थोड़ा पहले ले लिया है, तो आप लोग दोस्तों यहाँ पर इसको, ये क्वेश्चन आपको लास्ट में मिलेंगे डेमो प्रैक्टिस सेट के अंदर। बाकी दोस्तों जो अगली वीडियो आएगी 3 अगस्त के बाद जो वीडियो आएंगी उसमें दोस्तों उसी पैटर्न पर हम क्वेश्चन की व्याख्या कराएंगे, जिस
पैटर्न पर आपके प्रश्न पत्र में दिए गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा हमने बदलाव किया है, इसको आप लोग देख लें। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको मिलेंगे बाद में 60वें क्वेश्चन के बाद में, वहां पर दोस्तों प्रश्न पत्र में आप लोग इसको चेक कर लें। 21वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय आवास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। इसे दोस्तों शॉर्ट में कहा जाता है NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक, और इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों नई दिल्ली में। इसकी स्थापना दोस्तों की गई थी 1988 में। यदि पूरी डेट की बात करें तो दोस्तों पूरी डेट क्या है? 9 जुलाई 1988, और हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली में। और दोस्तों जो हाउसिंग बैंक है, नेशनल हाउसिंग बैंक है, ये RBI के अधीन दोस्तों कार्य करता है, और इसके लिए एक एक्ट भी लाया गया था दोस्तों। एक प्रकार की वैधानिक संस्था है, इसके लिए एक्ट लाया गया था दोस्तों, नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 में, यानी एक्ट लाया गया था 1987 में, और इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों 9 जुलाई 1988 को, और ये RBI के अधीन कार्य करने वाला दोस्तों बैंक है। अगला देखिए, सर्व और बॉली शब्दावलियां किस खेल से संबंधित हैं? दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये बताना है कि जो शब्दावलियां हैं सर्व और बॉली, ये किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, टेनिस खेल से संबंधित। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 23वां क्वेश्चन, किसे भारत के पिकासो के नाम पर जाना जाता है? दोस्तों इनमें से एक ऐसा व्यक्ति है जिसे भारत का पिकासो कहा जाता है। और दोस्तों ये जो पिकासो है, इनका पूरा नाम है दोस्तों पाब्लो पिकासो, और ये एक महान चित्रकार रहे हैं, और इनका संबंध दोस्तों स्पेन से रहा है। एक देश है स्पेन, इस स्पेन देश से दोस्तों संबंधित है पाब्लो पिकासो, और ये महान चित्रकार हैं। और इनमें से दोस्तों एक व्यक्ति ऐसा है जिसे भारत का पिकासो कहा जाता है, तो वो दोस्तों कौन है? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मकबूल फिदा हुसैन को दोस्तों भारत का पिकासो कहा जाता है। बहुत बड़े चित्रकार रहे हैं, काफी विवादास्पद भी रहे हैं दोस्तों। इनकी कई चित्रकार जो कृतियां हैं वो दोस्तों कई विवादित भी रही हैं। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा मकबूल फिदा हुसैन। 24वां देखिए, सेबी को वैधानिक मान्यता किस वर्ष प्रदान की गई? दोस्तों सेबी जो है ये हमारी पूंजी बाजार है, यानी शेयर बाजार है, उसकी नियामक संस्था है, उसको रेगुलेट करती है। इसकी स्थापना दोस्तों 1988 में कर दी गई थी, लेकिन इसको एक वैधानिक स्वरूप या एक एक्ट के माध्यम से दोस्तों इसे वैधानिक स्वरूप दिया गया था 1992 में। तो हमारा ऑप्शन ए दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। स्थापना 1988 में की गई थी, लेकिन दोस्तों इसको वैधानिक मान्यता 1992 में दी गई। तो इसका सही आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। और सेबी क्या है? पूंजी बाजार की या शेयर मार्केट की नियामक संस्था है, रेगुलेटिंग एजेंसी है, ये भी आपको याद रखना है। अगला देखिए, जेंडर बजट की शुरुआत का प्रथम प्रयास किस देश द्वारा किया गया था? विकल्प दोस्तों आपके सामने है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और फिजी। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी है। ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार जेंडर बजटिंग की दोस्तों शुरुआत की थी। जेंडर बजट का मतलब है दोस्तों बजट में लैंगिक भेदभाव, लैंगिक भेद करना, यानी बजट में लैंगिक आधार पर अलग बजट का प्रावधान करना, यानी जो महिला और बच्चे हैं उनके लिए बजट में अलग से प्रावधान करना दोस्तों, उसे ही कहा जाता है जेंडर बजटिंग। और इसकी शुरुआत दोस्तों पहली बार ऑस्ट्रेलिया द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ दिवस भी आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या है? ऑप्शन डी है, 25 अप्रैल को दोस्तों मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखिए, RTI एक्ट 2005 की किस धारा में, RTI एक्ट 2005 की किस धारा में केंद्रीय सूचना आयोग के गठन का प्रावधान है? दोस्तों RTI एक्ट 2005 में लाया गया था, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। इसकी दोस्तों आपको बताना है कि किस सेक्शन में केंद्रीय सूचना आयोग के गठन का प्रावधान है। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, धारा 12। दोस्तों RTI एक्ट की जो सेक्शन 12 है उसमें केंद्रीय सूचना आयोग के गठन का प्रावधान है। यदि आपको यह पूछा जाए कि राज्य सूचना आयोग के गठन का प्रावधान RTI एक्ट की किस धारा में है, तो तब हमारा दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। राज्य सूचना आयोग के गठन का प्रावधान दोस्तों हमारी धारा 15 में मिलता है। अगला देखिए, 28वां क्वेश्चन, जीएसटी परिषद यानी जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, केंद्रीय वित्त मंत्री, गृह मंत्री, या ऑप्शन डी है दोस्तों हमारा प्रधानमंत्री। जीएसटी का मतलब है दोस्तों गुड एंड सर्विस टैक्स, और जीएसटी के संबंध में निर्णय लेने वाली दोस्तों जो सबसे बड़ी संस्था है उसका नाम है जीएसटी काउंसिल। तो आपको बताना है कि इसका अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी,
केंद्रीय मंत्री दोस्तों, जो हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, वो जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं। और ये जीएसटी परिषद दोस्तों संवैधानिक संस्था है। इसका उल्लेख आर्टिकल 279 ए में किया गया है। कई बार आपको क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि जीएसटी परिषद किस प्रकार की संस्था है, वैधानिक है, संवैधानिक है, या इनमें से कोई नहीं है। तो आपका आंसर दोस्तों क्या होगा? संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक परिषद है। इसका उल्लेख आर्टिकल 279 ए में मिलेगा, 279 ए में मिलता है। और इसके अध्यक्ष दोस्तों होते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री। अगला देखिए 29वां क्वेश्चन, मातृत्व मृत्यु दर यानी एमएमआर दोस्तों, इसको कहा जाता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, शॉर्ट में एमएमआर कहा जाता है। इसे मापा जाता है प्रति 1000 पर, प्रति 1 लाख पर, प्रति 10,000 पर, या ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा प्रति 1 लाख पर, यानी एमएमआर दोस्तों 1 लाख पर मापा जाता है। और एमएमआर क्या चीज है? प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर, बच्चों के जीवित जन्म पर दोस्तों जितनी भी माताओं की मृत्यु हो जाती है जन्म प्रसव के दौरान, उन्हें दोस्तों कहा जाता है मातृत्व मृत्यु दर। यानी पर 1 लाख जीवित बच्चों पर जो माताओं की मृत्यु होती है उसे दोस्तों कहा जाता है जनसांख्यिकी के अंदर मातृत्व मृत्यु दर या एमएमआर। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा प्रति 10 लाख पर। 30वां क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय मंत्री परिषद किसके प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होती है? विकल्प हैं दोस्तों आपके पास, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। जो मंत्री परिषद होती है दोस्तों, केंद्रीय मंत्री परिषद, वो राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होती है। और यदि आपको पूछा जाए कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तब दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा लोकसभा के प्रति या संसद के निम्न सदन के प्रति। तो दोस्तों आंसर क्वेश्चन किसी भी प्रकार से बन सकता है। व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए तो राष्ट्रपति, सामूहिक रूप से पूछा जाए तो लोकसभा के प्रति, और या हम ये भी बोल सकते हैं कि संसद के निम्न सदन के प्रति। अगला देखिए 31वां क्वेश्चन, कितने राष्ट्रपतियों का निधन पद पर रहते हुए हुआ? दोस्तों ये आपको ये बताना है कि कितने राष्ट्रपति हैं संख्या में जिनका निधन पद पर रहते हुए हुआ था। तो आपके सामने विकल्प है दोस्तों 2, 5, 6 या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 2 राष्ट्रपतियों का दोस्तों निधन पद पर रहते हुआ था। और दोस्तों आपको याद करना है ये दोनों के दोनों मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। एक तो है दोस्तों हमारे जाकिर हुसैन और दूसरे हैं फखरुद्दीन अली अहमद। तो 2 राष्ट्रपति आपको ऐसे मिलेंगे जिनका निधन पद पर रहते हुआ था। एक तो जाकिर हुसैन है दोस्तों, दूसरे हैं फखरुद्दीन अली अहमद। अगला क्वेश्चन देखिए 32वां क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रपति शासन को संसदीय अनुमोदन किस बहुमत द्वारा दिया जाता है? विकल्प है दोस्तों आपके सामने, सामान्य बहुमत, विशेष बहुमत, 3/4 बहुमत, या ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति शासन दोस्तों इसका उल्लेख किया गया है संविधान में आर्टिकल 356 में। और दोस्तों इसे जो अनुमोदन की, जो संसदीय अनुमोदन की अवधि होती है, इसे 2 माह के भीतर संसदीय अनुमोदन दोस्तों मिलना अनिवार्य होता है। यदि राष्ट्रपति शासन लग के उसे 2 माह के भीतर दोस्तों संसदीय अनुमोदन न मिल पाए तो वो वहीं पर समाप्त हो जाता है। और संसद दोस्तों इसे सामान्य बहुमत से अनुमोदित करती है। सामान्य बहुमत का मतलब दोस्तों हुआ 50% से ज्यादा बहुमत से। तो जो भी राष्ट्रपति शासन लगाने हेतु जो प्रस्ताव आता है संसद में दोस्तों, उसे संसद द्वारा 2 माह में अनुमोदित किया जाना आवश्यक है और सामान्य बहुमत से दोस्तों उसे अनुमोदित किया जाएगा। अगला देखिए 33वां क्वेश्चन, नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति किसे प्राप्त है? दोस्तों संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 11। इस 11 में दोस्तों नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति संसद को दी गई है। वहां पर यह लिखा गया है कि जो नागरिकता के संबंध में विधि होगी उसको बनाने का कार्य कौन करेगा? भारत की संसद करेगी। और संसद ने दोस्तों इस पावर का यूज करते हुए एक एक्ट बनाया। उस एक्ट का नाम है दोस्तों नागरिकता अधिनियम। नागरिकता अधिनियम 1955। तो पहली बार दोस्तों नागरिकता अधिनियम 1955 में संसद द्वारा बनाया गया था आर्टिकल 11 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 34वां क्वेश्चन, अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण संबंधी मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदत्त है? दोस्तों फंडामेंटल राइट वाला जो भाग है, भाग 3 में एक ये भी अधिकार दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को या किसी भी नागरिक को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ऐसा उल्लेख दोस्तों हमें मिलता है अनुच्छेद 20 के अंदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अनुच्छेद 20। 35वां क्वेश्चन देखिए, द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा,
होयसल दोस्तों इस वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र। और ये द्वार समुद्र दोस्तों कहां पर पड़ता है, ये हमारे कर्नाटक राज्य के अंदर आता है। 36वां क्वेश्चन देखिए, पुनर्जागरण का अग्रदूत दोस्तों किसे कहा जाता है। ये भी आपके सिलेबस में है दोस्तों, आपके जो नवीनतम पाठ्यक्रम है उसमें कुछ चीजें ऐड हो चुकी हैं, जैसे यूरोप में पुनर्जागरण, वर्ल्ड हिस्ट्री, तो यहां से भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, आपको यह बताना है कि पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है। विकल्प दोस्तों आप सभी के सामने है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, दांते। ये इटली के बहुत बड़े साहित्यकार रहे हैं दांते महोदय, इनको दोस्तों माना जाता है पुनर्जागरण का अग्रदूत। अगला देखिए 37वां क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की धारणीय विकास लक्ष्य प्राप्ति हेतु दोस्तों जो हमारी अवधि है उसको क्या रखा गया है। यहां पर आपको यह बताना है कि जो संयुक्त राष्ट्र ने SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो टारगेट रखा है उसकी अवधि क्या है। विकल्प आप सभी के सामने है 15 से 20, 2015 से 2030, 2020 से 2030, या ऑप्शन डी है दोस्तों आपके सामने 2000 से 2015। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, 2015 से 2030। तो संयुक्त राष्ट्र ने जो हमारे धारणीय विकास लक्ष्य है इसको प्राप्त करने के लिए दोस्तों जो अवधि रखी है वो 15 वर्षों की रखी है, 2015 से लेकर 2030 तक, और इन्हें शॉर्ट में दोस्तों कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो दोस्तों यहां तक आप सभी लोगों को आशा है कि आप सभी लोगों को दोस्तों मजा आया होगा। बाकी आप आपके सामने आने वाले हैं, दिल थाम के बैठिए, हमारे उत्तराखंड के दोस्तों आप सभी लोग जानते ही होंगे पंकज सर। तो बाकी आपको दोस्तों इसके बाद जो व्याख्या है उत्तराखंड की व्याख्या है, और बाकी जितना भी जीएस का पार्ट बचा है उसकी व्याख्या दोस्तों पंकज सर कराएंगे। तो आप लोग दोस्तों तैयार रहिए उत्तराखंड की व्याख्या के लिए। हाँ जी, नमस्कार आप सभी को, और उम्मीद है आप सभी लोग घरों में इस समय स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और साथ ही साथ जो आगामी परीक्षाएं हैं जो बिल्कुल सर के ऊपर आपकी बैठी है उसके लिए भी जोरदार धमाके के साथ आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। और आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने इस बीच आपकी तैयारी को और धारदार बनाने के लिए इस समय दोस्तों ये जो 100 प्रैक्टिस पेपर है इसको लेकर आए हैं। और इसमें दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि 100 प्रैक्टिस पेपर का मतलब है 10,000 प्रश्न आप तक पहुंचने वाले हैं, जिनमें उत्तराखंड के आपके पास 4,000 प्रश्न होंगे, हिंदी के 2,000 प्रश्न, इसके अलावा जीएस के 4,000 प्रश्नों का आपके पास एक तरह से कुनबा पहुंचेगा। ऐसे में यदि आप लोग हमसे लगातार इसमें जुड़े रहते हैं तो उम्मीद है जब तक आपकी परीक्षाएं होगी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर माह में आप लोग बिल्कुल एक धारदार हथियार की तरह तैयार हो जाएंगे। तो बस बने रहिए इसी तरह से दोस्तों। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। अभी आपने हिंदी के और कुछ इंपॉर्टेंट जो इस समय प्रश्न थे सुभाष सर के साथ समझे, बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के अपने इस सेशन में। आज के इस पेपर में दोस्तों हमारे पास जो अगला प्रश्न है आप लोगों को यहां पर दिखाई दे रहा है कि अष्ट अध्याय ग्रंथ के लेखक कौन है। नॉर्मली इतिहास से भी प्रश्न पूछे जाते हैं 4-5 क्वेश्चन, और पहला प्रश्न है मेरा यानी कि अष्ट अध्याय ग्रंथ के लेखक कौन है। ऑप्शन है आपके पास पाणिनि, कालिदास, बाणभट्ट, कल्हण। फटाफट से आप लोग अपना जो है जवाब यहां पर देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन ए के साथ जा रहे होंगे यानी कि पानी के साथ, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहां पर 39वां है, और 39 वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास यहां पर दोस्तों ये प्रश्न है। क्वेश्चन क्या है देखो, स्पैरो के नाम से निम्न में से कौन प्रसिद्ध है। स्पैरो के क्वेश्चन पूछा भी गया है, भारतीय इतिहास में बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। ऑप्शन देखिए कर्पूरी ठाकुर, मेजर राजेंद्र सिंह जी है, इसके अलावा ऑप्शन सी में क्लाइव रॉयड है, और इनमें से कोई नहीं। और सिंपल सा क्वेश्चन है जो नॉर्मली जिन्होंने इसकी तैयारी की होगी वो जा रहे होंगे यानी कि ऑप्शन बी के साथ, मेजर राजेंद्र सिंह जी के साथ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा दोस्तों एक बात पहले बता दूं, देखो ये जो आपके बीच, क्योंकि हमारा इस समय ये स्पेशली हम लोग प्रश्न नहीं लेकर आ रहे, आपको पहले हम लोग जो है पीडीएफ देते हैं, पीडीएफ के सॉल्व करने के बाद एक तरह से आपको व्याख्या सहित आंसर की मिल रही है, इसलिए हम लोग इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। आज पहला डेमो पेपर है तो थोड़ा बहुत आपके लिए समय ज्यादा लग सकता है, समझाने में भी थोड़ा समय लगा। बाकी हमेशा जब भी हमारी ये व्याख्या सहित वीडियो आएगी तो मुश्किल से मुश्किल 40 मिनट के अंदर हम लोग इसे कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा अगले क्वेश्चन की ओर, और मेरे साथ ही से यहीं पर आप लोग रटने का भी दोस्तों प्रयास कीजिए। 40वां प्रश्न देखिए, 1857 की क्रांति से संबंधित पुस्तक द ग्रेट रिवेलियन के लेखक कौन है। आप लोगों को पता है कि आपके सिलेबस में 1857 की क्रांति है, एक क्वेश्चन पक्का बनेगा तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा 1857 की क्रांति। ऑप्शन है अशोक मेहता, वीडी सावरकर, एस एस सेन, या फिर बाल गंगाधर तिलक।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। जो आप लोग जा रहे होंगे ऑप्शन ए के साथ, यानी कि अशोक मेहता जी के साथ, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 41वां क्वेश्चन। मोहम्मद बिन तुगलक, भाई मोहम्मद बिन तुगलक नाम सुनते ही आप लोगों को आ जाता होगा पढ़ा लिखा सुल्तान, लेकिन इसकी जितनी भी दोस्तों योजनाएं रही सारी की सारी आप लोग जानते हैं असफल रही। तो आपको बताना है कि इनका मूल नाम क्या था। तो क्वेश्चन क्या है कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो मूल नाम था वो क्या है। ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, यानी कि जूना खां, ऑप्शन बी में आपके सामने यहां पर सलीम खां है, ऑप्शन सी खुर्रम और ऑप्शन डी है जहां खां। तो इसका फटाफट से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। देखो ये जो तीन आपको नाम दिख रहे हैं, ये तीनों की तीनों नाम आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं। पहला इसका जो राइट आंसर है यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक का, तो आपको याद रखना है जूना खां, भाई क्वेश्चन बना हुआ बहुत बार। दूसरा आपको दिख रहा होगा सलीम, सलीम दोस्तों मुगल बादशाह रहे जहांगीर, तो ये सलीम जी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपको सी में दिखाई दे रहा है यानी कि खुर्रम जी, तो खुर्रम शाहजहां के दे, ये भी मुगल बादशाह रहे। तो ये भी आपको नॉर्मली पता होना चाहिए, जो मुगल बादशाह रहे या फिर दिल्ली सल्तनत में जो कुछ महत्वपूर्ण शासक रहे उनके उपनाम भी आपको आने चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास 42वां क्वेश्चन है और 42वां क्वेश्चन आपके पास है कि रूस में बोल्शेविक क्रांति, देखो वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा है और आप लोगों को पता है कि इस समय उत्तराखंड का जो सिलेबस है उसमें विश्व इतिहास भी है और विश्व इतिहास में साफ साफ उन्होंने दिया है कि कौन कौन से टॉपिक से वो आपसे प्रश्न पूछने वाले हैं। प्रश्न देख लीजिए कि रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। ऑप्शन देखिए 1917, 1817, 1912 या फिर 1928 में। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसी रूसी या जो ये बोल्शेविक क्रांति है या फिर रूसी क्रांति, इसी को दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, इसे अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये क्रांति 25 अक्टूबर 1917 यानी कि 25 अक्टूबर 1917 को हुई थी, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, एनर्जी बिल्कुल बनी रहनी चाहिए आपकी और मेरे साथ इसे आप याद भी करते रहिए। 43 क्वेश्चन देखिए, मानसून पूर्व वर्षा, कहां पर ध्यान देना है। देखो पूर्व पूछा है, मानसून पूर्व वर्षा क्वेश्चन आया हुआ है और इस वर्षा का नाम है चेरी ब्लॉसम। मानसून पूर्व वर्षा यानी कि चेरी ब्लॉसम, ये भारत के किस भाग पर होती है। और आपके सामने ऑप्शन है, कर्नाटक में होती है, पश्चिम बंगाल में होती है, गुजरात में होती है, असम में होती है। अगर आप लोगों को नॉर्मली आपने पढ़ा होगा चेरी ब्लॉसम वर्षा, तो आप सीधा सीधा जा रहे होगे कि हाँ इस राज्य में ये है। तो नॉर्मली सा दोस्तों यानी कि इसका राइट आंसर है कर्नाटक में हमारी ये मानसून पूर्वी वर्षा होती है, जिसे हम लोग चेरी ब्लॉसम के नाम से जाना जाता है। ये वहां पर जो कॉफी होती है, कॉफी में बहुत ही सहायक ये वर्षा भूमिका निभाती है दोस्तों। बाकी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर 44वां क्वेश्चन है और 44वां क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में तो भाई आप लोगों को समय बिल्कुल नहीं लेना है। क्वेश्चन क्या पूछा है यानी कि फिजी द्वीप ये कहां पर स्थित है। फिजी द्वीप, फटाफट से अपना कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिएगा। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर इनमें से कोई नहीं। ज्यादा समय मत लीजिए। जो लोग आप लोग जा रहे होंगे यानी कि किसके साथ, ऑप्शन ए के साथ, प्रशांत महासागर के साथ, वो बिल्कुल जा रहे होंगे सही। फिजी द्वीप, प्रशांत महासागर। मेरी आवाज आपके कानों में गूंजनी चाहिए ताकि आपको देखो डबल फायदा हो सके। एक तो आपको प्रैक्टिस पेपर मिल रहा है, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने के बाद आपको जो हम लोग एक एक क्वेश्चन व्याख्या सहित बता रहे हैं वो आपको वैसे ही याद होना चाहिए दोस्तों, तभी आपको लाभ मिलेगा आगामी परीक्षाओं में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 45 और 45 में दिख रहा होगा आपको, यानी कि गुरु, महिसानी तथा बादाम पहाड़ियां ये किस अयस्क के उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। नॉर्मली दोस्तों ये कई बार राज्य से भी पूछ लेता है, हालांकि ये 2-3 राज्यों में फैली है, लेकिन इसका अगर हम लोग मूल रूप से देखें तो उड़ीसा में इसका सर्वाधिक विस्तार है इन दोनों पहाड़ियों का, गुरु, महिसानी और बादाम पहाड़ियां। और ये दोनों की दोनों दोस्तों जो प्रसिद्ध है, आप लोग याद रखेंगे लौह अयस्क के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध पहाड़ियां है। तो कंप्लीट हो गया, क्लियर हो गया होगा आपके दिमाग में। बाकी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 46 और 46 क्वेश्चन में वर्ष भर बोई जा सकने वाली फसल है। बहुत बार पेपर में पूछा है, बहुत बार वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है। ऑप्शन दिख रहे होंगे गेहूं, दूसरा दिख रहा होगा जौ, मक्का और अगला दिख रहा होगा धान। भाई जो लोग खेती भी करते हैं, किसानी, उत्तराखंड के नॉर्मली सभी लोग किसान ही है, जुड़े हैं, किसान परिवार से आते हैं, तो सिंपल से आपको पता चल रहा होगा कि साल भर हम लोग कौन सी फसल बोते हैं। तो इसमें दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सी, मक्का। बहुत बार पेपर में पूछा है, इतना ज्यादा सोचने की आप लोगों को इसमें जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। 47 क्वेश्चन है। 47 क्वेश्चन में देखिए, बास्तील दुर्ग का पतन किस तिथि को हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बास्तील दुर्ग। बास्तील दुर्ग आपके दिमाग में आना चाहिए सीधा, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति से, क्योंकि भाई जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी तो वही जो बास्तील दुर्ग था, यानी कि जिस
स्थान पर जो है अत्याचार हुआ करता था, वहां पर कैद रखे जाते थे लोगों को, उस दुर्ग को तोड़ दिया था और वहां से जितने कैदी निकले उन्होंने फिर आकार मचा दिया था। तो ये जो बास्तिल दुर्ग है, इसी को तोड़ने के साथ फ्रांसीसी क्रांति की भी शुरुआत हुई। तो ऑप्शन देखिए 14 जुलाई 1789, 20 जुलाई 1789, 11 जुलाई 1789 या फिर इनमें से कोई नहीं। भाई फ्रांसीसी क्रांति पूछी है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सब लोगों के जवाब जा रहे होंगे, यानी कि ऑप्शन ए के साथ 14 जुलाई सन 1789 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सीधा यहां पर प्रवेश कर चुके हैं दोस्तों, यानी कि उत्तराखंड के पार्ट में। ये मैंने अभी जो आपको पार्ट बताया, ये हिस्ट्री और आपके पास ज्योग्राफी का जो सिस्टम था वो मैंने क्वेश्चन लेकर आए। अब हम लोग उत्तराखंड के महत्वपूर्ण पार्ट में पहुंच गए हैं दोस्तों। चलिए उत्तराखंड की भी शुरुआत की जाए। पहला प्रश्न आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, सबसे पहला, यानी कि पुलिस में महिला स्क्वाड को शामिल करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बन गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि पुलिस में महिला स्क्वाड को शामिल करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बन गया है? ऑप्शन आपके पास है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा चौथा, यानी कि अब उत्तराखंड की जो पुलिस महिला है वो स्क्वाड में शामिल हो गई है, यानी कि जब भी कभी आतंकवादी गतिविधियां होगी तो उसमें ये एक्शन लेगी। इसके साथ साथ दोस्तों अगर कभी पूछे पहला, तो पहला आपको यहां पर याद रखना है नागालैंड। नागालैंड में सबसे पहले ये हो चुका है। इसके अलावा दूसरे की बात करें तो दूसरा आप इसमें याद रखेंगे केरल राज्य में बन चुके हैं, और तीसरा दोस्तों आपको याद रखना है यहां पर, यानी कि पश्चिम बंगाल में। फटाफट से आप लोगों को एनर्जी के साथ याद करना है। और चौथे में अपना हमारा क्या आ चुका है, यानी कि उत्तराखंड राज्य आ गया है। तो ये आपको दोस्तों याद रखना है, करंट अफेयर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, परीक्षा वाणी जिन्होंने पढ़ी होगी, पहले ही पेज में उत्तराखंड की तहसीलें ब्लॉक दिए गए हैं, वहां पर आप लोगों ने रटा होगा। जिन्होंने नहीं रटा है तो परीक्षा वाणी के पहले दूसरे पेज रटिए। कनाली छीना तहसील किस जनपद के अंतर्गत आती है? कनाली छीना है ना, बाड़े छीना मत समझ लेना, कनाली छीना नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी। जो जा रहे होंगे ऑप्शन सी के साथ, पिथौरागढ़ के साथ, तो कनाली छीना तहसील पिथौरागढ़ के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए, आभूषण से पूछा है, तगड़ी किस अंग में पहने जाने वाला आभूषण है? बहुत बार पेपर में पूछा गया है, अगर आप लोगों को याद हो रहा होगा। और दोस्तों ऑप्शन भी आपके पास है, कमर में है, गले में है, पांव में है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा समय भी नहीं लग रहा होगा। तो राइट आंसर है बिल्कुल, जी हाँ आप सही जा रहे हैं, कमर में एकमात्र आभूषण माना जाता है कमर में पहने वाला तगड़ी आभूषण। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास, उत्तराखंड में चौथा प्रश्न है, उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब किया गया? इसका आपने जवाब देना है। उत्तराखंड मुक्ति मोर्चे का गठन कब किया गया है? ऑप्शन ए 1994, बी 1991, सी 1990 और ऑप्शन डी है यानी कि 1995। तो इसका राइट आंसर है यानी कि 1991 दोस्तों, जनवरी 1991 में जो है वामपंथी दलों ने इसे यहां पर जो है गठन इसका किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर मैंने सांस्कृतिक यानी कि मेले से पूछा है, निम्न में से आपको असंगत को छांटना है। कुछ मेले पूछे गए हैं और आप लोगों को मेले दिख भी रहे होंगे, एक इनमें से गलत है जिसको आपको तुरंत क्लिक करके फटाफट से जवाब देना है। ऑप्शन में पहला दिख रहा होगा आपको, यानी कि थल मेला पिथौरागढ़ जनपद से, अगर सही है तो बताइए। अगला देखो दनगल मेला पौड़ी गढ़वाल से है, नेक्स्ट उत्तरायणी मेला बागेश्वर से है और कुलसारी मेला टिहरी से है। तो दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन था, जो कुलसारी मेला है इसका टिहरी ना होकर दोस्तों हमारे पास क्या जवाब है, यानी कि चमोली जनपद। तो बाकी सारे के सारे सही है और सारे के सारे एग्जाम में पूछे भी गए हैं। आगे बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की ओर, और छठा क्वेश्चन आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा जी की मृत्यु किस तिथि को हुई थी? ये तो अभी आप लोग याद रख लीजिए, आगे आ रहा हूं कि इस प्रश्न यानी कि सुंदरलाल बहुगुणा जी, इनसे संबंधित जितने भी तथ्य हैं सारे आपको याद होने चाहिए। बहुत बड़ी शख्सियत है उत्तराखंड की और इनका देहांत हो चुका है, ऐसे में कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। ऑप्शन देखिए 20 मई 2021, 21 मई 2021, 21 मार्च 2021 या फिर 19 मई 2021 को। तो राइट आंसर है जो आप सभी लोग सिंपल सा बस याद रखना है, पहले का 21 और लास्ट का भी 21, बीच में मई शब्द याद रखिएगा। तो 21 मई सन 2021 को दोस्तों इनका देहांत हुआ है, पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। बाकी जो है पद्मश्री पद्म विभूषण प्राप्त करता है दोस्तों हमारे उत्तराखंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सातवां क्वेश्चन, उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड का गठन ये कब हुआ था? उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड का गठन, ऑप्शन आपके पास है 2008, 2010, 2011 या फिर 2012। तो सिंपल सा है, जो जा रहे होंगे यानी कि ऑप्शन ए के साथ वो जा रहे होंगे दोस्तों बिल्कुल यहां पर सही। तो क्या याद रखना है? उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड 2008। मेरी आवाज कानों में गूंजनी चाहिए, आप लोगों को स्वतः ही याद हो जाएंगे सारे के सारे प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, आठवां प्रश्न भी बड़ा अच्छा प्रश्न है
किस ताल को सोमेश्वर देवता के ताल के नाम से जाना जाता है? ये जो सोमेश्वर देवता है वैसे तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश के हैं, लेकिन उत्तरकाशी में बहुत सारे गांव के मुख्य देवता के रूप में इनका पूजन किया जाता है या फिर इनकी पूजा होती है। अब बोलना है कि किसको कहा जाता है, मंगलाचू ताल, भेग ताल, सरु ताल या फिर बेरी ताल। इनमें से दोस्तों 2018 में सर्वाधिक सुर्खियों में रहने वाला ताल भी है, तो इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन ए मंगलाचू ताल। तो राइट आंसर दोस्तों इसका मंगलाचू ताल हो गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ये जो मंगलाचू ताल है दोस्तों इसे इसलिए भी याद रखिएगा क्योंकि इसे रहस्यमय ताल के रूप में भी घोषित किया गया, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा अगर आप सिट्टी बजाते हैं या फिर ताली बजाते हैं तो बुलबुले यहाँ पर उठने लग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवा क्वेश्चन, देहरादून में स्मार्ट सिटी योजना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग दोस्तों इसमें बैठे भी होंगे। स्मार्ट सिटी योजना के तहत जो इलेक्ट्रिक बसें चली है आजकल देहरादून में चल पड़ी है, बहुत सारे लोगों ने इस पर अपनी सवारी भी कर ली होगी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किस तिथि को ये शुरू हुई और स्मार्ट तिथि के उसमें तहत भी ये चल रही है। ऑप्शन दिख रहा होगा 22 जून 2021, 22 मई 2021, 22 जुलाई 2021 या फिर 22 मार्च 2021। इस समय दोस्तों हमारे जो मुख्यमंत्री थे तीरथ सिंह रावत जी थे, बहुत सुर्खियों में रहे, आए और बड़े धमाल के साथ बहुत ही कम समय तक रहे। उनका आपको समय भी पता होना चाहिए कितने समय तक रहे। तो राइट आंसर है 22 जून 2021, परेड ग्राउंड से 5 बसों को हरी झंडी दिखाकर इन्होंने इसका शुभारंभ किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां प्रश्न। 10वां क्वेश्चन दोस्तों इतिहास से है, उत्तराखंड से, यानी कि किस राजवंश का वर्णन पाणिनि के अष्ट अध्याय में किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये पेपर में भी पूछा जा चुका है, इसलिए आपको थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा कि किस राजवंश का अध्ययन पाणिनि के वर्णन पाणिनि के अष्ट अध्याय में किया गया है। ऑप्शन है कुषाण, कुणिद, परमार या फिर कत्यूरी राजवंश। ये उत्तराखंड के सारे राजवंश है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो जा रहे होंगे कुणिद राजवंश के साथ। ये कुणिद राजवंश उत्तराखंड का पहला राजनीतिक राजवंश है और इसी का उल्लेख दोस्तों हमारे पास अष्ट अध्याय में भी देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं, 11वां क्वेश्चन है और 11वां क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिए, परिमार्जन नेगी। पेपर में लगभग 2-3 बार पूछा जा चुका है उत्तराखंड के एग्जाम में। परिमार्जन नेगी जी का संबंध किससे है? तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में इसका जवाब भी देते रहे। ऑप्शन में दिख रहा होगा शतरंज, ऑप्शन बी में दिख रहा होगा क्रिकेट, ऑप्शन सी में दिख रहा होगा हॉकी और ऑप्शन डी में दिख रहा होगा आपको टेनिस। तो इसका राइट आंसर सिंपल सा क्वेश्चन है, आया हुआ है, रटा हुआ है, शतरंज। और सबसे कम उम्र में दोस्तों इन्होंने जो है विश्व में अपना नाम भी बनाया था। इसके साथ साथ दोस्तों जूनियर जो है शतरंज खिलाड़ी भी रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 12वां क्वेश्चन हमारे पास, यानी कि महाभारत में वर्णित, हाल ही में एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, नंदकानन, ये वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? जो नंदकानन जिसका उल्लेख है वो अभी हम लोग किस नाम से पुकारते हैं? ऑप्शन दिख रहा होगा दयारा बुग्याल, फूलों की घाटी, वेदिनी बुग्याल या फिर हर की दून। तो राइट आंसर है सिंपल से, आप लोग जा रहे होंगे फूलों की घाटी में, क्योंकि भाई हाल ही में पेपर में आया है, शायद जब इसका ये जो क्या कहते हैं जिसका ग्राउंड हो चुका है वन दरोगा कह रहा हूँ, फॉरेस्ट गार्ड का दोबारा जब पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन फिर से पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में वैष्णवी सुरक्षा योजना, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करंट से जुड़ा हुआ। वैष्णवी सुरक्षा योजना ये कब से शुरू की गई है? ऑप्शन 2020, 2019, 2018, 2021। कमेंट बॉक्स में फटाफट से जवाब दीजिए, यानी कि वैष्णवी सुरक्षा योजना आपसे पूछा है। जो लोग जा रहे होंगे यानी कि ऑप्शन बी 2019 के साथ, वो आप लोग बिल्कुल सही जा रहे होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे बड़ी स्पीड में काम चल रहा है, भाई देखो काम इसमें स्पीड में चलेगा। आपने क्योंकि पेपर सॉल्व कर चुके हैं, इस समय आपको आंसर की देखनी है और इसके साथ साथ आपको इसे दिमाग पर याद करना है। हमारी आवाज अगर कानों में गूंज रही होगी तो आपको डबल उस पर ये याद हो जाएंगे, 10,000 प्रश्न याद हो जाएंगे दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन और 14वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर वर्तमान में कौन है? ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आप लोगों को पता है कि इससे पहले कोई और थे, लेकिन अब वर्तमान में हमारे ब्रांड एम्बेसडर कोई और है। हालांकि अभी तक इन्होंने कुछ प्रचार नहीं किया है यहाँ पर उत्तराखंड के लिए। ऑप्शन देखिए, महेंद्र सिंह धोनी, अमिताभ बच्चन, कैलाश खेर, विराट कोहली। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि अमिताभ बच्चन इसका राइट आंसर है दोस्तों। अमिताभ बच्चन इस समय उत्तराखंड के जो है पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन देखिए, अरवा ग्लेशियर पूछा है। ग्लेशियर से भी ये क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अरवा ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, पिथौरागढ़। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों यानी कि ऑप्शन बी, उत्तरकाशी। थोड़ा सा याद इस प्रकार से भी रखेंगे कि जो हमारा ग्लेशियर है यानी कि गंगोत्री ग्लेशियर, उसी का पार्ट है दोस्तों, ये टूट गया था, इसलिए थोड़ा सा हिस्सा चमोली जनपद में भी जाता है, बाकी ये उत्तरकाशी में अब अलग बन गया। लगभग 4 किलोमीटर के आसपास ये लंबा ग्लेशियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16वां क्वेश्चन, ये दर्रा है दोस्तों, दर्रे से भी एक प्रश्न बनता ही है, ये भी आप लोग जानते हैं। और मैंने सिंपल सा दर्रा पूछा है, कोई कठिन नहीं है, कि मोरूला दर्रा ये किस जनपद में स्थित है। मोरूला दर्रा किस जनपद में स्थित है? चमोली में है, उत्तरकाशी में है, पिथौरागढ़ में है, बागेश्वर में है। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देते रहे। और जो लोग जा रहे होंगे यानी कि चमोली जनपद में, क्योंकि आप लोग चमोली से सीधा कहाँ पर जाओगे, तिब्बत के लिए जाओगे, तो हमारे मोरूला दर्रे से आप सीधा वहां पर प्रवेश कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 17वां क्वेश्चन, और 17वां क्वेश्चन इस समय ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है और अच्छा क्वेश्चन है, आगे भी बनने की संभावना रहती है इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है कि तराई इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना कब की गई? ऑप्शन आपके सामने है 1880, ऑप्शन बी है 1883, ऑप्शन सी 1884, ऑप्शन है 1885। तो इसका राइट आंसर है, यानी कि जो जा रहे होंगे ऑप्शन बी के साथ वो बिल्कुल सही जा रहे होंगे। ये दोस्तों रेमजी के कार्यकाल में बना था और इसे इसलिए बनाया गया था कि इसका जो बजट आएगा तो उससे जो पुल आदि है या फिर जो सड़क आदि बनाने की उसमें इसका निर्माण नहरों आदि के लिए इसका किया जाता था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारे पास 18वां क्वेश्चन है और 18वां क्वेश्चन है गुमानी पंथ का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन देखिए लोकरत्न पंथ, लोकनाथ, इसके अलावा बी या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन है, दोनों ही नामों से दोस्तों इनको जाना जाता था, तो आप दोनों के दोनों इसके साथ याद रख सकते हैं। तो गुमानी पंत जी का वास्तविक नाम दोनों आप याद रखेंगे। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर, 19वां क्वेश्चन, और 19वां क्वेश्चन रोटी सोचिए। ये भी दोस्तों इतिहास से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। रोटी सोची प्रथा ये किस शासक के द्वारा चलवाई गई थी? ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, सारे के सारे पंवार राजवंश से जुड़े हुए हैं। फतेहपति शाह, महीपति शाह, इसके अलावा सुरेंद्र शाह कह रहा हूँ, सुदर्शन शाह, इसके साथ साथ श्याम शाह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर यानी कि ऑप्शन बी महीपति शाह। एनर्जी लेवल आपका बिल्कुल डाउन नहीं होना चाहिए। जिस समय हमारी क्लास आ रही होगी आपका लेवल बिल्कुल हाई लेवल पर होना चाहिए दोस्तों, तभी आप लोग आगामी जो परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं में अपना दारोमदार रख सकते हैं। तो एनर्जी लेवल बरकरार होना चाहिए, आपको एक एक प्रश्न को ध्यान से सुनना होगा दोस्तों इस समय। तो आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर। 20वां क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, मैंने पुस्तक पूछी है और पुस्तक देख लीजिए कौन सी पूछी गई है। पुस्तक है वैली ऑफ दून, पुस्तक के लेखक कौन है? वैली ऑफ दून पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन दिख रहा होगा, ए आर गिल जी होंगे, जिम कॉर्बेट जी है, एटकिंसन जी है, या फिर एस पांडे जी है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, ए आर गिल जी। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर। 21वां क्वेश्चन है और 21वां क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी पेपर में आया हुआ है। उत्तराखंड में अटल आदर्श ग्राम योजना, इसे अभी से मेरे साथ याद कर लीजिए, अटल आदर्श ग्राम योजना ये किस वर्ष प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए में देख लीजिए 2011 में, पेपर में आया हुआ है इसलिए थोड़ा सा जोर देकर बोल रहा हूं, 2001 में, 2008 में, 2004 में। कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देते रहे जो जा रहे होंगे, यानी कि ऑप्शन ए के साथ 2011 में वो बिल्कुल सही जा रहे हैं, अटल आदर्श ग्राम योजना। याद रखिएगा दोस्तों दिमाग में। 22वां क्वेश्चन है गोरखाओं ने, ये तो बहुत आसान है, इस पर मैं आपको ज्यादा समय नहीं बिल्कुल भी दूंगा, पढ़ लीजिए। गोरखाओं ने गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण कब किया? 2 आक्रमण किए थे। पहला आक्रमण था जो बाद में एक संधि हुई थी लंगूरगढ़ की, उस संधि के साथ खत्म हो गया था, बाद में दूसरा आक्रमण, लेकिन पहला बताना है 1791 में, सन 1784, 1795 या फिर इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है 1791। आप लोग जानते हैं गोरखों ने सन 1790 में तो दोस्तों कुमाऊं पर आक्रमण किया, फिर दूसरा आक्रमण 1791 में गढ़वाल में किया था, लेकिन इस समय चाइना ने नेपाल पर आक्रमण कर दिया था, जिस कारण इन्हें वापिस जाना पड़ा और इसी समय सन 1792 में लंगूरगढ़ की संधि करने के बाद ये वापस चले गए थे। फिर दूसरा जो जबरदस्त आक्रमण हुआ वो 1803 और 4 का था, जिसमें गढ़वाल राज्य भी पराजित हो गया था और गोरखों का अधिकार हो गया था गढ़वाल पर। 23वां प्रश्न देखो सारंगी, इसमें ज्यादा समय बिल्कुल नहीं लेना है। सारंगी वाद्य यंत्र ये किस प्रकार का है? भाई वाद्य यंत्र भी पूछा जाता है उत्तराखंड में, चर्म वाद्य यंत्र है, तात वाद्य यंत्र है, अवनत वाद्य यंत्र है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में जवाब अपना रख दीजिए दोस्तों, और जो रख रहे होंगे तात वाद्य यंत्र, भाई सारंगी है, तात जिसमें तार होती है जिससे बजाई जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन, और 24वां क्वेश्चन आपसे पूछा है कि उत्तराखंड के किस शासन को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? यानी कि इनमें से राजवंश मैंने दिए हैं, किस राजवंश का टाइम पीरियड ऐसा रहा जिन्हें स्वर्णिम युग के रूप से जाना जाता है? ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, कत्यूरी साम्राज्य, योधे राजवंश, कुणिद राजवंश, या फिर गोरखा साम्राज्य। तो सिंपल सा है दोस्तों, इसमें आपको जाना पड़ेगा कत्यूरी साम्राज्य में। इसके साथ साथ दोस्तों आज एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, आज जो है सचिवालय वाला यानी कि जो एग्जाम था है ना, कॉमर्स से जिनका था उनका एग्जाम था, उसमें आप लोग पेपर को देख लीजिएगा अवश्य, बहुत अच्छे क्वेश्चन उत्तराखंड के भी बने हैं, जीएस के भी सिंपल से क्वेश्चन, तो जरूरी नहीं इतने कठिन प्रश्नों की ओर भागना, आपको अच्छे अच्छे प्रश्न आप अच्छे से कीजिए।
25वां प्रश्न देखिए, गढ़वाल का तुगलक के नाम से कौन सा शासक विख्यात है? यानी कि गढ़वाल का तुगलक। अभी तक मैंने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में भी आपको कहा था, भाई पढ़ा लिखा सुल्तान था, लेकिन सारी की सारी योजनाएं उसकी असफल रही। इनमें से दोस्तों यहाँ पर देखिए, श्याम शाह है, देवीचंद है, प्रद्युमन शाह है, अजय पाल है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, देवीचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 26वां प्रश्न हमारे पास, देहरादून में, ये भी थोड़ा सा करंट अफेयर का क्वेश्चन है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोगों को अगर याद आ रहा होगा ये चीज देखकर, यानी कि इन्वेस्टर समिट किस तिथि को हुआ था? इस समय भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी देहरादून में आए थे और रायपुर में दोस्तों, यानी कि जो विदेशों में भी हमारे जो लोग रहते हैं उन सभी को यहाँ पर बुलाया गया था और ये समिट यहाँ पर किया गया था। पहला था जो उत्तराखंड में होने वाला था। तो इसकी तिथि आपको दी है, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जो ऑप्शन बी है 7-8 अक्टूबर 2018 को ये हुआ था। यानी कि देहरादून में इन्वेस्टर समिट जो है 7-8 अक्टूबर 2018 को हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, 27वां क्वेश्चन, और 27वां क्वेश्चन है, अल्मोड़ा जेल की स्थापना। बहुत बार पूछा है, पेपर में भी बहुत बार पूछा है। अब आप लोगों को समय, देखो मुझे ऑप्शन भी नहीं बोलने चाहिए, आप लोगों को फटाफट से कमेंट बॉक्स में जवाब देने चाहिए। ऑप्शन बोलने की जरूरत ही नहीं है। कितनी बार क्वेश्चन आया, कितनी बार फेसबुक में फेस करते हैं। ऑप्शन देखो 1820, 1815, 1811, 1816। तो सिंपल सा राइट आंसर है, यानी कि 1816 इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 28वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कौन सा जिला बिजनौर के साथ, भाई सीमा भी आपको दोस्तों याद होनी चाहिए, बिजनौर के साथ सीमा नहीं बनाता है? हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, चंपावत। नॉर्मल सा अगर आप लोगों को दिख रहा होगा, अगर आप थोड़ा सा उत्तराखंड के नक्शे के आधार पर चलते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए, यहाँ पर ये जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड से लगभग 7 जिले यहाँ पर स्पर्श करते हैं और ये जो 7 जिले हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो बीच में आपको दिख रहा है, ये दोस्तों सबसे बड़ा बिजनौर है, जो पौड़ी गढ़वाल से भी लगता है, इसके साथ साथ नैनीताल से भी लगता है। ये हरिद्वार है तो हरिद्वार से भी बनाता है। बाकी चंपावत आपको पता है इस कोने में है, तो इसका जो गलत जवाब हो जाएगा, यानी कि चंपावत से नहीं लगता। देखो पौड़ी गढ़वाल से लग रहा है, हरिद्वार से इधर वाले क्षेत्र में लगता है, नैनीताल से इधर वाले में, ये बिजनौर है इसका। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप लोग याद रखिएगा। बाकी आगे बढ़ो 29वें क्वेश्चन की ओर। 29वां क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर प्रियंका चौधरी का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन देखिए, बॉक्सिंग, क्रिकेट, हॉकी, इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि प्रियंका चौधरी। प्रियंका चौधरी जी, पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए कि कहां से है उत्तराखंड के, तो आपको याद रखना है उधम सिंह नगर से है। इसके अलावा दोस्तों इन्हें उत्तराखंड की मैरी कॉम के नाम से जाना जाता है। तो मैंने जवाब दे दिया, मैरी कॉम क्यों कहते हैं, तो भाई बॉक्सिंग से जुड़ी है। साथ ही साथ उत्तराखंड की पहली बॉक्सर महिला है जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय पदक भी, स्वर्ण पदक जीता था दोस्तों, तो ये भी याद रखना। बाकी इसके साथ एक दूसरा बोल दूंगा, भाई अभी हॉकी में आपने देखा होगा ओलंपिक खेल चल रहे, ओलंपिक से बिल्कुल जुड़े रहे, क्वेश्चन बनेगा आपका। ओलंपिक में हमारी जो है हरिद्वार की जो वंदना कटारिया जी है, हॉकी से जुड़ी है, उन्होंने दोस्तों ये पहली विश्व में ऐसा इतिहास रच दिया है कि 3 एक ही मैच में 3 गोल करने वाली बन गई है। बाकी आगे बढ़िए आप लोग 30वें क्वेश्चन में लगातार अपना जो है बनाए रखे अपना रिदम। 30वां क्वेश्चन है कि HN विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन है? हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय की। ऑप्शन दिख रहा है, डॉक्टर अन्नपूर्णा नौटियाल, बेबी रानी मौर्य, प्रतिभा डोभाल या फिर इंदिरा हृदयेश जी। इंदिरा हृदयेश जी का देहांत भी हो गया, इनकी तिथि को भी आप याद रखेगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि डॉक्टर अन्नपूर्णा नौटियाल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 31वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़िए और 31वां क्वेश्चन है कि देहरादून जनपद की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अगर आप लोग देहरादून जनपद में है तो सबसे ऊंचा पर्वत यहाँ का कौन सा है? सबसे ऊंची चोटी देवबन लिखा हुआ है, दूसरा आपको दिख रहा होगा यानी कि खडम्बा, तीसरा भद्राज, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है यानी कि जो खडम्बा है, खडम्बा चक्रता अगर आप लोग जानते हैं जौनसार वाले क्षेत्र में है, तो सर्वाधिक ऊंची चोटी इसे माना जाता है देहरादून जिले की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32वां क्वेश्चन, यानी कि उत्तराखंड में जनगीतों का नायक किसे कहा जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, पेपर में भी आ चुका है, ज्यादा समय लेने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन दिख रहा होगा, गिरीश तिवारी गिरधा जी, नरेंद्र सिंह नेगी जी, चंद्र कुंवर बड़तवाल जी या फिर बहादुर सिंह भंडारी। तो राइट आंसर है इसका दोस्तों ऑप्शन है गिरीश तिवारी गिरधा जी। अगला क्वेश्चन देखिए 33वां क्वेश्चन हमारे पास, और 33वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय लघु उद्योग सेवा संस्थान ये किस जनपद में स्थित है? राष्ट्रीय लघु उद्योग सेवा संस्थान किस जनपद में स्थित है? तो इसका ऑप्शन देखिए उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी या फिर उधम सिंह नगर। सिंपल सा है, जो लोग जा रहे होंगे उधम सिंह नगर के साथ वो जा रहे होंगे बिल्कुल सही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उधम सिंह नगर। अगला क्वेश्चन है 34वां क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पौरव राजवंश में राजस्व अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था? पौरव, जिसे दोस्तों जो पौरव राजवंश है बहुत प्रसिद्ध रहा दोस्तों, तालेश्वर ताम्रपत्र इनकी बड़ी प्रसिद्ध है। तो आप लोग इनमें बताना है कि इनमें से जो राजस्व जो कर अधिकारी था इनका वो किस नाम से जाना जाता था? कुमारामात्य, कायस्थ, कोटाधिकृत या फिर भागिक। तो याद रखिएगा दोस्तों, भागिक या फिर भोगिक के नाम से इसको जाना जाता था। आजकल कर से भी पूछा जा रहा है, तो थोड़ा सा टेक्स्ट बुक भी आदि याद रखना, अंग्रेजों के, चंदों के, पमारों के, गोरखों के, थोड़ा ये भी पढ़ लीजिएगा दोस्तों अच्छे से।
35वां क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से घड़ियाल परियोजना का शुभारंभ कब किया गया, या फिर सिंपल सा अगर कभी बनेगा कि घड़ियाल जो परियोजना है इसका शुभारंभ कब किया गया था। तो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे 1976, 1992, 1973 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसकी शुभारंभ दोस्तों 1974 में की गई थी। तो याद रखिएगा घड़ियाल परियोजना की शुरुआत 1974 में की गई। अगला क्वेश्चन है 36वां क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछा है, साली पुली क्या है? साली पुली क्या है? आजकल इस तरह के आज का पेपर देख लीजिएगा, जिन्होंने आज का पेपर नहीं देखा उसमें भी पूछा है, समझ रहे आप, निम्न में से कृषि से जुड़ा हुआ नहीं है। तो यहाँ पर देखो आभूषण, व्यंजन, कर या फिर खान पान से संबंधित जुड़ा हुआ ये चीज है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जो जा रहे होंगे आभूषण में, भाई साली पुली भोटिया जनजाति जो है अपने आभूषणों को साली पुली कहती है ना, वो आभूषण नहीं कहती है। तो साली पुली भोटिया जनजाति से जुड़ा हुआ है, आभूषण से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, यानी कि चारूचंद्र पांडे को साहित्य अकादमी पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया? ऑप्शन देखिए 2010, 2014, 2015, 2004। चारूचंद्र अगर आप लोगों ने देखा होगा सुर्खियों में भी रहे लगभग 5-6 साल पहले, है ना, बुजुर्ग अवस्था में आपको दिखे होंगे इनको सम्मान देते हुए। फोटो भी याद रखने चाहिए भाई, तस्वीरें भी देखा करो, ऐसा नहीं कि सीधे रट्टे मारे जा रहे हो, तो थोड़ा फोटो फाटो भी आदि देखा करो करंट अफेयर की। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि 2014। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, यानी कि 38वां, और 38वां हमारे पास दोस्तों ये है करंट अफेयर का क्वेश्चन, और बड़ा जबरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किसे केदार सिंह रावत पर्यावरण, केदार सिंह रावत जी पर्यावरण से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उत्तराखंड के, तो इनके नाम पर एक सम्मान भी दिया जाता है। तो आपको क्या पूछा है, केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन में देखिए तीरथ सिंह रावत, प्रताप रावत, अजीत रावत, नरेंद्र सिंह नेगी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों नरेंद्र सिंह नेगी। जी हाँ, नरेंद्र सिंह नेगी। थोड़ा आश्चर्यचकित वाला है भाई, नरेंद्र सिंह नेगी जी तो हमारे संगीत से जुड़े हुए, कैसे मिल गया पर्यावरण से? तो इनको इसलिए दिया गया है दोस्तों क्योंकि आप लोग जानते हैं नरेंद्र सिंह नेगी जी उत्तराखंड की ऐसी आवाज है जिन्होंने हर क्षेत्र की आवाज अपने गानों के माध्यम से उठाई है। तो इन्होंने पर्यावरण को अपने गानों से इतना ज्यादा जो है पर्यावरण को संरक्षित करने के उन्होंने गाने गाए हैं या उसके लिए संरक्षित के लिए प्रयास किया है, तो इसीलिए उनको ये सम्मान भी दिया गया है। आगे बढ़ते हैं 39वें क्वेश्चन की ओर, और 39वां क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि हाल ही में अल्मोड़ा किस स्थान से, ये भी बड़ा करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आपने देखा होगा अल्मोड़ा में अभी सुर्खियों में रहा एक स्थान जहां से 5 मुखों वाली क्या मिली है, गुफा मिल रखी है। 5 मुखों वाली सुरंग कहां से मिली है? द्वाराहाट, रानीखेत, हवलबाग, लखनपुर, सारे के सारे अल्मोड़ा से जुड़े हुए हैं। आपको जाना पड़ेगा दोस्तों ऑप्शन डी के साथ, लखनपुर के साथ। तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। 40वां प्रश्न देखिए, और 40वां प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि कुमाऊं परिषद के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? कुमाऊं परिषद आपसे पूछा है। ऑप्शन ए में आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा बद्रीदत्त जोशी, ऑप्शन बी बद्रीदत्त पांडे, ऑप्शन सी गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन डी श्रीदेव सुमन जी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, सब लोगों ने रट दिया, कुमाऊं परिषद बद्रीदत्त पांडे जी है, और आप सभी को पता है 1919 का अधिवेशन था, और दोस्तों कोटद्वार में ये अधिवेशन हुआ था। इसके बाद 41वां प्रश्न है, और ये जो 41वां प्रश्न है इसमें आगे अब आपके बीच आने वाले हैं दोस्तों हमारे साथ आशीष जी, आशीष सर, और ये आपके बीच लाने वाले हैं इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे कंप्यूटर और इसके साथ साथ जो रीजनिंग के प्रश्न है। ये मैंने आपको इस समय यानी कि उत्तराखंड के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे उत्तराखंड विषय, इसके साथ साथ हिस्ट्री के विषय लेकर आए, साथ ही साथ सुभाष सर ने भी आपके सामने जो है हिंदी और पॉलिटी के विषय लेकर आए। तो इस समय दोस्तों आपके बीच आने वाले हैं आशीष सर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। तो मैं लेता हूं आपसे अब विदा दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, मिलेंगे अगली वीडियो में, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, YouTube लाइव पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज का डेमो सेट आपने सभी सॉल्व कर चुके होंगे। तो अब उसका जो आगामी जो अगला जो है कंप्यूटर साइंस के जो क्वेश्चन है उनके आंसर हम चेक कर लेते हैं। तो आप ध्यान से दीजिए। तो जो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आईसी चिप का निर्माण किससे किया जाता है? तो आपके पास ऑप्शन है स्क्रीन पर, सेमीकंडक्टर, फाइबर, प्लास्टिक और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आईसी चिप का निर्माण किससे किया जाता है। तो इसके 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, और आपने कई बार देखा होगा एक अलग सा भी आपके पास ऑप्शन आता है। तो आप सोच रहे होंगे कि कई बार सिलिकॉन का ऑप्शन इसमें दिया होता है। तो मैं आपको बता दूं कि सिलिकॉन भी एक सेमीकंडक्टर है। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन को देखकर क्लिक करना है। तो उसका राइट आंसर है सेमीकंडक्टर। तो राइट आंसर है सेमीकंडक्टर। तो आप उम्मीद करते हैं आपको ये ध्यान रहेगा आपसे सेमीकंडक्टर। अगर सिलिकॉन आता है तो सिलिकॉन भी इसका राइट आंसर होगा। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन लाइन उदाहरण है सिंप्लेक्स चैनल, अर्ध डुप्लेक्स चैनल, पूर्ण डुप्लेक्स चैनल और इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन है, इसमें से आप
कमेंट में अपना राइट आंसर क्लिक कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है अर्ध डुप्लेक्स चैनल, यानी कि अर्ध डुप्लेक्स चैनल को कहते हैं हाफ डुप्लेक्स चैनल। हाफ डुप्लेक्स चैनल जो पहला ऑप्शन है सिंप्लेक्स चैनल, उसका सबसे बढ़िया उदाहरण है रेडियो जो सिग्नल होते हैं उस सिंप्लेक्स का एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है। हाफ डुप्लेक्स का जो बेस्ट एग्जांपल है आपको टेलीफोन लाइन या वॉकी टॉकी आप देख सकते हैं। और पूर्ण डुप्लेक्स का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो आजकल जो हमारे पास हैंडसेट होते हैं जिसमें दोनों डायरेक्शन में क्या होता है सिग्नल जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है हाफ डुप्लेक्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से किसके फलस्वरूप प्राप्त मैसेज अपने वास्तविक स्रोत से अलग स्थान स्रोत से आया हुआ प्रतीत होता है। तो पहला ऑप्शन है स्पूविंग, दूसरा है स्ट्रीमिंग, तीसरा है स्ट्रिकिंग और स्मार्लिंग। तो आप सबने अपने ऑप्शन क्लिक कर लिए होंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए स्पूफिंग। स्पूफिंग इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है आपके पास, वर्ल्ड प्रोसेसर स्प्रेडशीट किसके उदाहरण है। आपके पास चार ऑप्शन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बेस्ट एग्जाम्पल के रूप में देखे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके पास पांचवा क्वेश्चन, सूचना तकनीकी अधिनियम 2000 के तहत साइबर आतंकवाद हेतु दंड का प्रावधान किस धारा में है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। साइबर आतंकवाद आजकल जनरली बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है और सरकार ने इसी के लिए साइबर नीति 2013 में लेकर आए हैं ताकि इस प्रकार के अवैध जो कृत्य हैं, अवैध जो घुसपैठ जो साइबर के अंदर होते हैं, डाटा को हैक करना, इनको प्रतिबंधित करने के लिए। तो इसमें हमारे पास चार ऑप्शन है, धारा 65, धारा 66, धारा 66F और धारा 67। तो आप सबने अपने ऑप्शन क्लिक कर लिए होंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, धारा 66F। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आपके स्क्रीन पर है छठवां क्वेश्चन, प्रश्नवाचक स्थान पर क्या होगा। देखिए दोस्तों ये दिख रहा है रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें लिमिटेड क्वेश्चन आपके पास आते हैं 5 और 6। तो अभी का जो हमने लेटेस्ट पैटर्न का फॉलो किया उसमें देखें हमने 5 और 6 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं। भले स्कोर थोड़ा कम है लेकिन आपके परीक्षा परिणाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कंप्यूटर साइंस के और ये रीजनिंग के क्वेश्चन। तो आपको एक सीरीज दिख रही है 2, 10, 37 और 110। तो इसमें देखिए जो रीजनिंग हमारी लग रही है ये सेकंड टर्म से लग रही है। देखिए कैसा होगा, ये जो पहला वाला टर्म है या जो सेकंड जो टर्म है 10, तो इसकी जो पोजीशन है उसकी हमको क्यूबिक करना है और जो पहला वाला जो पद है उसको उसमें ऐड कर देना है। जो पहला वाला टर्म है उसको ऐड कर देना है। देखिए इसकी पोजीशन है सेकंड का क्यू किया, 2 3 जा हो गया 8 और 8 में 2 जोड़ दिया 10 हो गया। इसके बाद इसकी पोजीशन है 3 का क्यूब किया 27 और उसमें पहला वाला जो टर्म है उसको ऐड कर दिया, 10 को ऐड कर दिया 37 आ गया। चौथा टर्म है, चौथा का क्यू किया, 4 का क्यू किया, वो हमारे पास 64 आया और उससे पहली वाली टर्म हमने उसमें ऐड कर दिया तो वो आपके पास ऑप्शन आ गया। उसके बाद नेक्स्ट जो आएगा तो उसमें हमने 5 का क्यूब कर दिया और उसके साथ हमने 110 को जोड़ दिया। तो हमारे पास जो आंसर आएगा ये हमारा ऑप्शन होगा 226। तो आपने अपना ऑप्शन चेक कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्रश्न नंबर 7वां लेके आए हैं। तो 7वां, रिवाज, संस्कृति और रस्म और प्रश्नवाचक चिन्ह है। आपके पास 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। तो देखिए संस्कृति का एक पार्ट है रिवाज। संस्कृति एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है और रिवाज इसके अंदर आता है। इसी प्रकार रस्म है, तो रस्म जो है इसका सही आंसर आएगा प्रथा। तो जिन दोस्तों ने प्रथा को क्लिक किया है, सी को किया है, वो राइट आंसर है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है 8वां, सुधा 9 दिन पूर्व सिनेमा देखने गई थी। वह सिनेमा देखने केवल बृहस्पतिवार को जाती है। आज सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो देखिए दोस्तों इसमें एक क्लू दिया हुआ गया आपको। सिर्फ बृहस्पतिवार को सुधा मूवी देखने जाती है और वह सिनेमा देखने केवल बृहस्पतिवार को जाती है और आज से 9 दिन पूर्व जाती है। आज से 9 दिन पूर्व, अर्थात जो 9 दिन पूर्व जब वो दिन जिस दिन सिनेमा गई होगी उस दिन रहा होगा बृहस्पतिवार। काफी महत्वपूर्ण फैक्ट हमें यहाँ पे जानकारी दी गई है, बृहस्पतिवार। तो आज से 9 दिन बाद देखिए हम इस प्रकार से ले सकते हैं कि 9वां जो दिन होगा वो कौन सा होगा। तो 7वें बृहस्पतिवार के बाद जो 7वां दिन आएगा तो वो जरूर बृहस्पतिवार होगा।
एक हफ्ते के अंदर बृहस्पतिवार, 7वें दिन बृहस्पतिवार आएगा, उसके बाद आप 8वें दिन लगा सकते हो शुक्रवार, और 9वें दिन आएगा शनिवार। इसमें काफ़ी सारे लोग जो हैं कन्फ्यूजन करते हैं 9 दिन बाद में। 9 दिन में क्या लेना, आपको ऐसे एग्जाम्पल लेना है जैसे एक दिन बाद, अगर आज सोमवार है तो एक दिन बाद आएगा मंगलवार, 2 दिन बाद आएगा बुधवार, तो इस हिसाब से इसका आंसर आएगा शनिवार। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों हम 9वें क्वेश्चन की तरफ, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। 9वां क्वेश्चन है विजय। विजय के लिए कोड दिया गया और सुधा के लिए आपके सामने आगे प्रश्नवाचक दिया है। देखिए इसमें साधारण सा है VIJAY। देखिए दोस्तों इसमें भी जो है ये वर्णमाला के जो क्रम है उसके आधार पर ये सीरीज बनाई गई है, क्योंकि यहाँ से देखिए आप ए है, ए का जो टर्म है 1 है, तो आपको देखना है सुधा कहाँ आएगा। देखिए इसमें सबसे साधारण है, अगर आपको अपना टाइम बचाना है ए का देखिए, क्योंकि ए वर्णमाला में अल्फाबेटिक में पहले नंबर पर आता है, तो उसका जो क्रम होगा 1 होगा। देखिए आप 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तो अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि इसमें लास्ट में 1 आना चाहिए। तो ये देखिए ये 2 है। अब हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि इन 2 में से कौन सा सही आंसर होगा, तो इसके लिए देखते हैं दोस्तों। उसके बाद हमारे पास जो वर्णमाला में सबसे पहले जो टर्म आते हैं जो बहुत जल्दी आते हैं, डी की बात करते हैं। डी चौथे नंबर पर आता है, तो देखिए डी के लिए चौथा कहाँ पर आंसर है, तो डी की बात अगर करें तो देखिए ये यहाँ पर 4 है, यहाँ देखिए जाए 8 है, तो इस हिसाब से हम मूल्यांकन कर सकते हैं कि ये ऑप्शन सी हमारा जो होगा राइट आंसर होगा। तो ये एक छोटा सा हमारा कोशिश होनी चाहिए पेपर में, हम जितने जल्दी आंसर को सॉल्व करें उतना ज़्यादा हमारे पास एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो आगे हम बढ़ते हैं 10वें प्रश्न पर। माउस पर 2 बार क्लिक करने पर सूचना कहाँ जाती है? कंप्यूटर साइंस का एक बेसिक सा क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन है डॉक्यूमेंट्स में, वीडियो कार्ड में, CPU में और हार्ड ड्राइव में। तो दोस्तों आपका सही आंसर है, आपने क्लिक कर दिया होगा, इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन सी CPU। CPU काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट होता है कंप्यूटर का। और इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 11वां क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, विद्यावाहिनी परियोजना बल देती है। आपके पास 4 ऑप्शन स्क्रीन पर हैं, कौशल विकास, पर्यावरण शिक्षा, कंप्यूटर शिक्षा और बालिका शिक्षा पर। तो इसका सही आंसर है, आप गैस कर चुके होंगे, ऑप्शन सी कंप्यूटर शिक्षा पर। तो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन है, कमांड को ले जाने की प्रक्रिया कहलाती है फैचिंग, स्टोरिंग, डिकोडिंग और एग्जीक्यूटिंग। तो फटाफट अपने कमेंट बॉक्स में आपका राइट आंसर अपने टाइप कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी एग्जीक्यूटिंग। फैचिंग, स्टोरिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूटिंग, ये चारों प्रक्रिया CPU के अंदर संचालित होती हैं। फैचिंग के बाद होती है डिकोडिंग की प्रक्रिया, उसके बाद एग्जीक्यूटिंग और अंत में स्टोरिंग। तो राइट आंसर है एग्जीक्यूटिंग। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 13वां लेके आए हैं। निम्न में कबूतरों, चिड़िया और कुत्तों के बीच सर्वोत्तम संबंध दर्शाने वाला चित्र या बैनारेख, जो भी आप समझे, इस प्रकार से आ सकता है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसमें देखिए बड़ा सिंपल सा लॉजिक है और बड़ा सिंपल सा आपको साधारणतः दिख रहा है। कबूतरों, चिड़िया और कुत्तों, कबूतरों और चिड़िया, चिड़िया कबूतर, कबूतर जो है वो चिड़िया यानी कि पक्षी वर्ग के अंदर आता है, और कुत्ता जो है वो आप जनरली जानते हैं एक एनिमल कैटेगरी में आता है। तो हिसाब से एक साधारण सा दिख रहा है। जो पहला वाला जो फिगर है, ये अंदर वाला जो सर्कल है ये डिनोट कर रहा है कबूतरों को, और बाहर वाला चिड़िया, क्योंकि जो कबूतर है पक्षी वर्ग में आता है, तो कुत्ता जो है इससे बिल्कुल डिफरेंट है क्योंकि पशु वर्ग में आता है। तो हमारा आंसर है पहला, ए जो आंसर है वो हमारा राइट आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपने अपने ये सारे आंसर हमसे मिला लिए होंगे और इसके आधार पर आपने अपना मूल्यांकन कर दिया होगा। तो आगे जो हमारा ये छोटा सा प्रयास है, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को, इस प्रयास को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और हमारे इस मकसद को सफल बनाइए जो हमने आप लोगों के लिए लाए हैं। हम चाहते हैं कि ये प्रैक्टिस सेट जो हमने 199 रुपये का रीजनेबल प्राइस रखा है कोविड महामारी के इस काल में और आप स्टूडेंट के डिमांड पर, तो हम चाहते हैं ये प्रैक्टिस सेट, ये हमारा सा छोटा सा प्रयास है, दूर से दूर हर एक उस व्यक्ति तक पहुंचे, हर एक उस छात्र तक पहुंचे जो आर्थिक रूप से इतना सक्षम नहीं है। महंगे से महंगे प्रैक्टिस सेट को ले, महंगे से महंगे क्लास को ज्वाइन करें। तो दोस्तों अगर आपको थोड़ा सा भी हमारा वीडियो पसंद आया है, ये प्रयास पसंद आया है, तो YouTube चैनल को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य अपने दोस्तों तक प्रेषित कीजिए ताकि इससे अधिक लोग लाभ ले सकें। आगे की आगामी परीक्षाओं के लिए आप सबके लिए हमारी तरफ से, उत्कृष्ट एकेडमी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अंत में इन्हीं के साथ अगली वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। गुड नाइट, शुभ रात्रि।